आज इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2024 सेशन 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम वेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है f(x) = 2x² + 5 mod x - 3 if m and n denote the number of points where f is not continuous and not differentiable। हमें निकालना है इस कर्व के कि कहाँ पे ये कंटिन्यूस है और कहाँ पे ये डिफरेंशियल है और फिर दोनों को ऐड करना है। तो देखें भाई, यहाँ पे पहले तो फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम ओरिजिन फॉर्म में ले लें, यानी इसमें मोड हटाएं तो एक ओरिजिन फॉर्म में लें तो y = क्या मिला, ये मिल जाएगा 2x² + 5x - 3। इसके फैक्टर निकाल लें या फिर हम निकाल लें कि भाई ये पॉइंट यदि हम यहाँ देखें, यदि हम y को 0 पुट कर दें, यहाँ पे यदि हम y को 0 पुट कर देखें x की क्या क्या वैल्यू मिल रही है, तो ये जाएगा 2x² + 5x - 3 = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 6x - x - 3 = 0। तो ये जाएगा 2x x + 3 और -1 x + 3 = 0। इसका मतलब है कि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -3 और x = मिल जाएगा 1/2। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑन x एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है कर्व, ये कट कर रहा है -3 0 में और कट कर रहा है 1/2 और 0 में। हमें मालूम है कि यदि कोई कर्व दिया हुआ है y = ax² + bx + c, यहाँ पे दी a > 0 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी > 0 है, तो ये कहलाएगा एक अपवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा जो x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा। ये तो ये 2 पॉइंट में कट करेगा, तो वही शेप यहाँ भी है ये। तो ये कर्व आप देखें, यदि हम इस कर्व को ग्राफ में बनाएं तो ये दोनों पॉइंट ऑन x एक्सिस मिल गए आपको, यानी y = 2x² + 5x - 3 के यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये आप ग्राफ बनेगा। देखें कहाँ पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है ये देखें, ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये पॉइंट होगा -3 और 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 1/2 और 0। और कर्व क्या है, y = 2x² + 5x - 3 का ग्राफ। तो ये x एक्सिस में 2 पॉइंट में कट कर रहा है और एक अपवर्ड पैराबोला है। ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0। अब देखें आगे, यहाँ जो कर्व दिया हुआ है वो f(x) दिया है 2x² + 5x - 3, लेकिन हमें जो बनाना है वो बनाना है mod of 2x² + 5 mod x दिया है। तो देखें यदि यहाँ पे हम f of mod x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ये f of mod x निकालें तो ये हो जाएगा, जहाँ x से वहाँ मोड लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 of mod x² + 5 mod x और -3, यानी ये हो जाएगा कि f of mod x = ये हो जाएगा 2 of, क्योंकि mod x का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 2x² + 5 mod x - 3। अब देखें इसका हम ग्राफ कैसे बनाएं, यानी हमको ग्राफ बनाना है f(x) से ग्राफ को कन्वर्ट करना है f of mod x में, यानी इनसाइड मोड आपको करना है। तो जब भी इनसाइड मोड होता है तो क्या करते हैं हम, ग्राफ बनाने की मेथड क्या है कि जब भी हम कोई ग्राफ y = f(x) से y = f mod x में जाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं नेगलेक्ट द कर्व x < 0। जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद क्या करते हैं फिर, एंड टेक द इमेज images of curve for x > 0 about y एक्सिस। देखें यहाँ पे, यानी आपके पास जो कर्व y = f(x) का दिया है वो क्या है, वो कर्व आपके पास क्या दिया हुआ, देखें फिर से हम एक बार बनाते हैं उसका कर्व।
तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से ये आपका कर्व बना, ये कितना है, ये पॉइंट आपके पास दिख रहा है -3 सॉरी, ये आपके पास क्या है -3 और 0 है, -3 एंड 0, और ये आपके पास मिल रहा है 1/2 और 0। ये ग्राफ किसका है, ये y इक्वल टू 2x² + 5x - 3 का है, यानी y इक्वल टू ये fx है। अब यदि हम इसको इनसाइड मोड में कन्वर्ट करना है तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है नेगलेक्ट द कर्व x लेस देन 0, मतलब ये x लेस देन 0 की वैल्यू को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के बाद टेक द इमेज ऑफ द कर्व x ग्रेटर इक्वल 0, ये जो आपके पास पार्ट बन रहा है इसका मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, यानी आपका ग्राफ जो है वो ये वाला पार्ट आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 और 0। यदि हम इसको बनाएं तो ये क्या शेप बन जाएगा, ये शेप बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये अब आपका ग्राफ बन जाएगा, ये तो पार्ट ऑलरेडी है, ये वाला पार्ट, ये अब ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये पार्ट, यानी ये हो जाएगा -1/2 और 0, और ये हो जाएगा 1/2 और 0। और ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 2x² + 5 mod x - 3 का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ भाई कि यानी आप y से क्या बना रहे हैं, y इक्वल टू fx से आप जा रहे हैं y इक्वल टू f इनसाइड मोड में। अब आपका पास जो क्वेश्चन वो आउटसाइड मोड भी बोल रहा है, तो देखें आउटसाइड मोड का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आपके पास दिया था fx इक्वल टू x² + 5x - 3, अभी हमने बनाया इनसाइड मोड, तो क्या बन गया, ये हो गया 2x² + 5 mod x - 3। अब आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है आउटसाइड मोड बोल रहा है, यानी ये वाला ग्राफ बनाना है आपको। तो क्या हो जाएगा, mod ऑफ 2x² + 5 mod x - 3 आउटसाइड मोड। तो देखें आउटसाइड मोड का मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू fx से यदि आपको बनाना है y इक्वल टू mod fx, तो क्या प्रोसीजर है उसकी, इसकी प्रोसीजर है लीव द पॉजिटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के जो पॉजिटिव पार्ट्स को छोड़ दो, एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ fx अबाउट x एक्सिस। यानी आपका जो ग्राफ अभी y इक्वल टू f mod x का क्या बना हमारे पास, अभी हमारा ग्राफ जो है y इक्वल टू हमने बनाया, या fx इक्वल लिखें इसको, या यदि हम इसको fx इक्वल टू क्या बनाया, तो y इक्वल टू x² + 5 mod x - 3 का ग्राफ कैसा बना था, हमने कैसा ग्राफ बना था, अभी देखें इसको, ये ग्राफ बना था आपका, ये पार्ट बना, ये कितना था, ये 1/2 और 0 था, और ये -1/2 और 0 था। अब क्वेश्चन में क्या, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लीव दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट इसको छोड़ना है, और जो आपका नेगेटिव पार्ट मिल रहा है, ये नेगेटिव पार्ट को इसको हटाना है, यहाँ से इसको हटा दो, और बोल रहा है इसकी मिरर इमेज बना दें, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, इसकी कर्व के फॉर्म में बनाओ थोड़ा इसको, ये आपकी बन जाएगी इसकी मिरर इमेज, ये मिरर इमेज बन गई। यानी आपका जो ग्राफ है ये fx इक्वल टू mod ऑफ 2x² + 5 mod x - 3 का ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये जो ग्राफ बनेगा फाइनली इसको देखें, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखें तो ये ग्राफ बन जाएगा, देखो ये ग्राफ बना, ये पार्ट आया और ये पार्ट आया, और ये जो पार्ट है वो ये पार्ट बन गया, ये हो जाएगा -1/2 और 0, ये हो जाएगा 1/2 और 0, और ये आपका आएगा 0। तो ये जो ग्राफ है
ये ग्राफ बना एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x² प्लस 5 मॉड x माइनस 3। अब इस ग्राफ में देखें, अब ये यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। आप देख रहे हैं, देखो एवरीवेयर कंटिन्यूस लग रहा है जी, क्योंकि हमने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका पेन हम रख रहे हैं तो पेन कहीं भी आपका पेन इस ग्राफ से नहीं उठ रहा है, इसका मतलब है कि एवरीवेयर क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो बाई ग्राफ हम देख सकते हैं, बाई ग्राफिकली, बाई ग्राफ इट इज़ क्लियर, it is continuous everywhere, so m इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि m दिया हुआ है नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, f इज नॉट कंटिन्यूस वेयर पॉइंट इज m और वेयर नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट इज n। तो ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड अब देखो ज़रा, अब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो देखें जहाँ पे कॉर्नर बनता है, इसमें देखें कॉर्नर बन रहा है भाई आपका, ये देखो यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है और एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है। तो 3 पॉइंट हो गए जहाँ भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल at 3 points, so n इक्वल टू 3, n कितना हो जाएगा, n 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि m प्लस n निकालना है, तो m प्लस n कितना होगा, 0 प्लस 3, इसका मतलब कितना होगा, 3 होगा। तो इसका जो आंसर है वो 3 आंसर होगा भाई, m प्लस n की वैल्यू। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर 3, दैट इज़ 4। क्वेश्चन नंबर 2, let alpha and beta be the roots of the equation px² plus qx minus r equal 0 and p not equal 0. If p, q and r be the conjugative terms of the non-constant gp, so 1 by alpha plus 1 by beta equal 3 by 4 दिया है। तो हमें वैल्यू निकालना है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो देखो भाई, ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, ये हैं px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास इक्वल 0 दिया, और क्या दिया है, और दिया है कि p q r ये दिए हुए हैं जीपी में। तो जीपी में दिए हुए हैं तो इसको हम सपोज कर लें भाई, हम क्या सपोज कर लें कि p इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है, q इक्वल टू मान लें AR, r हो जाएगा कॉमन रेशो और r हो जाएगा यहाँ पे AR²। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास GP दिया हुआ, तो हमने उसको GP के टर्म में ले लिया AR²। तो ये हमने क्या मान लिया, इसको हमने सपोज कर लिया, दिस वन लेट, इसको हमने क्या मान लिया, सपोज कर लिया। अब एक काम करें, अब यहाँ पे P, Q और R के लिए अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो ये P, Q और R की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अब यदि यहाँ पुट कर रहे हैं तो ए P क्या है, A है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AX² प्लस Q कितना है, AR, तो हो जाएगा ARX माइनस AR² इक्वल टू 0। अब A और A तो कैंसिल हो गए, A 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² प्लस RX माइनस R² इक्वल टू 0। अब देखें इसके रूट दिए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो गया माइनस R, एक तो ये मिल गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिल गया, ये हो गया माइनस R²। देखो ये मिल गया आपके पास। अब क्या दिया है, अब यहाँ पे कुछ और कुछ दिया, ये दिया है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल 3/4। तो यहाँ इसी को लेके चलें कि 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा ये इक्वल दिया हुआ 3/4। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा 3/4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, ये हो गया माइनस R अपॉन ये हो गया R² इक्वल टू हो गया 3/4। देखिएगा R कैंसिल हो गए, इसका मतलब यहाँ पे आ गया
ये भी माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू मिल गई कितनी, 4/3 मिल गई। ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना दिया है, माइनस r का स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r स्क्वायर और 4r स्क्वायर कितना हो गया, 5r स्क्वायर हो गया। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं भाई, तो ये जाएगा 5, r की वैल्यू कितनी है, ये है r की वैल्यू आपके पास दी गई है यहाँ पे, नहीं r इक्वल टू हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 × 16/9, यानी हो जाएगा 80/9। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 80/9 आंसर आएगा, ये दिया है। सेकंड का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 sin square x + 4 cos cube x + 9 - 4 cos x = 0 और x लाई कर रहा है -2π और 2π के बीच में। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करें। देखो यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, इसको हम cos में कन्वर्ट कर दें तो जाएगा 4 1 - cos square x - 4 cos cube x + 9 - 4 cos x = 0। ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 4 - 4 cos square x - 4 cos cube x - 4 cos x = हो जाएगा ये -9। 4 भी यहाँ ले जाएं तो -4 cos square x - 4 cos cube x - 4 cos x = -9 - 4। अब माइनस कॉमन ले लें और इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos cube x + 4 cos square x + 4 cos x और ये हो जाएगा 13। ये आ रहा है। अब जरा इसको ध्यान से देखें आप कि भाई इक्वलिटी होल्ड होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, इन लेफ्ट हैंड साइड यदि हम cos x = 1 पुट कर रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं, cos x = 1 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 + 4 + 4 यानी आ रहा है 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है या फिर ये 12 होगा या इससे छोटा होगा, लेकिन आपका जो राइट हैंड साइड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड ये इक्वल टू 13 दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 12 या 12 से छोटा होगा और राइट हैंड साइड 13 होगी, इसकी मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ x यहाँ पॉसिबल है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएँ। तो यहाँ हम बोलेंगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि नो सॉल्यूशन आएगा इसका, यानी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर पाए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 0। कितने जाएंगे, टोटल 0 है। देखो इसका आंसर क्या दिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 0 होंगे। थर्ड का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 2x³ - 3x² - x + 1 पावर 1/3 dx की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है, तो जब भी लोअर लिमिट 0 दिया हो तो हमारे पास एक ही रूल एप्लीकेबल होती है कि 0 to a fh dx = 0 to a f a - x dx। इसको बोलते हैं किंग रूल। ये रूल कौन सा होता है, इसको बोलते हैं किंग रूल। ये किंग रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये i = 0 to 1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 - x³ -3 1 - x² -1 - x और ये +1 की पावर 1/3 और ये dx।
अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब पहले इसको एक्सपेंड कर लें तो क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल टू, ये हो गया 0 से 1 ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 यहाँ पर लगा दें तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ ब्रैकेट में कहीं तो आएगा -1 प्लस x और ये जाएगा +1 की पावर 1/3 और ये dx। अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए, पूरा ब्रैकेट को एक्सपेंड करके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 से 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x -1 प्लस x और ये +1 की पावर 1/3 और ये होगा dx। अब देखें इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या, 6x और 6x कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो यहाँ बचा I इक्वल टू, ये आ गया 0 से 1, ये 2 माइनस 3 यानी हो गया -1 और ये हो गया आपका -2x क्यूब, फिर बचा ये 6 माइनस 3 हो गया तो प्लस 3x स्क्वायर, ये बचा प्लस, यहाँ बचा आपका प्लस x और ये बचा -1 पावर 1/3 और ये dx हुआ। अब देखें यहाँ पे, यहाँ चाहें तो आप माइनस कॉमन ले लें, यदि यहाँ सब माइनस कॉमन लेंगे तो जाएगा माइनस ऑफ 0 से 1, ये हो गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x और +1 पावर 1/3 और ये dx। अब इसको ध्यान से देखें तो ये तो I ही बन गया वापस, देखें 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x +1 पावर 1/3, देखो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x +1 पावर 3/2, मतलब ये I बन गया। तो I इक्वल टू हो गया -I, इसका मतलब आ गया 2I इक्वल टू हो गया 0, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब फोर्थ का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट P be the point on the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. Let the line passing through the point P and parallel to the y-axis meet the circle x square plus y square equal to 9 at the point Q, such that P and Q are the same side of the x-axis. Then the eccentricity of the focus of the point R on a PQ such that PR raised to RQ equal to 4:3 as P moves on the ellipse. मतलब यहाँ पे आपके पास एक एलिप्स दिया हुआ है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आप देखें एक एलिप्स आपके पास पहले यहाँ बनाए हम, तो ये आपके पास एक एलिप्स बन गया। इस एलिप्स में ये इसके सेंटर हो गए, ये सेंटर सी हो गया, तो ये सेंटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 0। और यहाँ देखें यहाँ पे ए इक्वल कितना दिया है, ए इक्वल दिया हुआ है 3 और बी इक्वल दिया हुआ है 2, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे इसके +-3 और 0, और ऑन वाई एक्सिस पॉइंट हो जाएगा 0 और +-2। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 0, ये हो जाएगा -3 0, ये हो जाएगा 0 2 और ये हो जाएगा 0 और -2। ये आपका कहलाएगा ए, ये कहलाएगा ए डैश, इसको बोलेंगे बी और ये हो जाएगा बी डैश। अब यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये जो है वो उसका ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा। यहाँ पे देखें आपके पास जो सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के क्वेश्चन क्या दिया है, देखें सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9, मतलब इसके सेंटर क्या हैं, इसके जो सेंटर हैं ये सेंटर दिए हैं 0 0 और इसका जो रेडियस है ये रेडियस दिया हुआ 3। तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सेंटर मतलब ये गिवन एलिप्स से कॉन्सेंट्रिक है
और इसका जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस है, ये पूरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस बोलते हैं ए से ए डैश। यदि हम दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मान करके एक सर्कल बना लें, ये हम एक सर्कल बना लें, तो इस सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ये तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये कहलाता है ऑक्सिलरी सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये सर्कल क्या दिया, ऑक्सिलरी सर्कल दिया हुआ है। अब आप देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है लेट द लाइन पासिंग टू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू द P इज एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। अब P जो है वो एलिप्स में एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ये पॉइंट हम P मान लेते हैं इसको, तो ये P पॉइंट और इसको y के, ये y एक्सिस है, ये इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो इस सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट P दिया हुआ है और ये पॉइंट Q दिया हुआ है। तो P और Q दोनों पॉइंट के इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। एक पॉइंट P जो है वो एलिप्स में है और जो Q पॉइंट है वो ऑक्सिलरी सर्कल में है। तो P और Q दोनों को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट। दोनों एक ही साइड हैं, दोनों सेम साइड ऑफ दी एक्स एक्सेस दोनों सेम साइड दिए हैं। तो हम क्या लेते हैं, इस P और Q के पैरामीट्रिक फॉर्म लेते हैं। तो लेट पैरामीट्रिक इक्वेशन, उससे क्या होगा, इजी पड़ेगा आपको। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स के पैरामीट्रिक फॉर्म लेंगे तो ये क्या होता है, ये होगा पैरामीट्रिक फॉर्म होता है a cos थीटा और b sin थीटा। तो ये जाएगा 3 cos थीटा और 2 sin थीटा। ये पॉइंट हो गया, मतलब ये p पॉइंट क्या हुआ, p पॉइंट हो गया 3 cos थीटा और 2 sin थीटा, ये पॉइंट हो गया। अब देखें भाई, अब जब ये P और Q यहाँ पे दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं, तो Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका 3 cos थीटा और ये हो जाएगा आपका 3 sin थीटा, क्योंकि पैरामीट्रिक में जब आप सर्कल है तो इसमें a और b की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब भी कोई एलिप्स का इक्वेशन में a और b की वैल्यू सेम हो जाती है तो एलिप्स जो है वो बन जाता है सर्कल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल Q, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, क्योंकि सर्कल में रेडियस 3 है तो हो जाएगा 3 cos थीटा और 3 sin थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि यहाँ पे बीच में एक पॉइंट यहाँ पे R दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या दिया है, ये R दिया है, जो इसको किस पे डिवाइड कर रहा है, जो इसमें 4�3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट R का निकालना है लोकस। तो देखो इसके यहाँ बना लेते हैं भाई, ये हम बना लेते हैं पॉइंट। मान लो आप यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये पॉइंट कितना दिया है, 3 cos थीटा और 2 sin थीटा, और यहाँ पे पॉइंट Q है, ये सर्कल में है, तो जाएगा 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, और यहाँ पे पॉइंट R है, मान लेते हैं x और y, जिसका आपको लोकस निकालना है। या मान लेते हैं इसको इसको हम h के ले लें, फिर h के को लोकस निकालना है तो हम जनरली क्या लेते हैं, h और k लेते हैं। और ये डिवाइड कर रहा है किस में, ये डिवाइड कर रहा है 4�3 में कर रहा है, ये 4�3 में डिवाइड कर रहा है। तो लगा दो इसमें भाई इंटरनली बाइसेक्शन वाला फार्मूला लगा दें, तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यहाँ पे h हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा ये 4mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 cos थीटा प्लस 3 इंटू 3 sin थीटा अपॉन 4 प्लस 3। तो h इक्वल हो जाएगा ये 12 cos थीटा और ये 3 आपका, ये भी तो sin थीटा है, ये 3 cos थीटा हो जाएगा भाई। यहाँ पे mx2 प्लस nx1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा, तो ये जाएगा प्लस
9 cos थीटा बाय 7, यानी ये हो जाएगा h इक्वल कितना आ गया, h आ गया 21 cos थीटा बाय 7, यानी ये आ गया आपके पास 3 cos थीटा। तो h कितना आ गया, h इक्वल टू आ गया 3 cos थीटा आ गया। हम सिमिलर हम y निकाल लें, k निकाल, तो k के लिए क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, डाइट कर रहे हैं इसको हम, आएगा 12 sin थीटा प्लस 6 sin थीटा अपॉन 7, तो k इक्वल टू हो गया 18 sin थीटा बाय 7। ये आ गया k, यहाँ से आ गया h। अब देखो ये भी साइन के फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में है, तो एक काम करें यहाँ से कॉस निकाल लें, तो ये हो जाएगा h बाई 3 इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, और यहाँ से 7k बाई 18 इक्वल टू हो गया साइन थीटा। अब हमको थीटा को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करें, दोनों के स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें, 1 और 2 को दोनों के स्क्वायरिंग करके हम ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू h बाई 3 का स्क्वायर प्लस 7k बाई 18 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये कितना आ गया, h स्क्वायर बाई 9 प्लस 49k स्क्वायर बाय 324, और यदि हम इसको अरेंज करेंगे तो ये हो गया आपका लोकस का लोकस निकाल लें, लोकस एट r h k, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या करते हैं h और k को रिप्लेस करते हैं x y से, तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस 49 y स्क्वायर बाय 324 इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका लोकस। और देखें यहाँ तो ये क्या है एक्चुअली, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 324 बाय 49 इक्वल टू 1। तो देखें ये आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे a जो है वो b से ग्रेटर है, मतलब इसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी, एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो e हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है, यह 324 अपॉन 49 इंटू 9, और ये हम सॉल्व करेंगे तो e कितना मिलेगा, यहाँ पे e मिल जाएगा रूट 13 बाय 7। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, e आ जाएगा रूट 13 बाई 7। देखें रूट 13 बाई माने फिफ्थ का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट m एंड n बी दी कोफिशिएंट ऑफ द 7th एंड 13। m जो है वो 7th टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ 7th, और जो n है वो 13 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस 3 x की पावर 1/3 प्लस 1/2 x की पावर 2/3 की पावर 18। तो पहले इसका हमें क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ 7 टर्म और 13 टर्म निकालना है। तो इसका पहले हम जनरल टर्म निकाल लें, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म होता है, ये हो जाएगा n कॉम्बिन टी आर प्लस 1 इक्वल टू, टी आर प्लस 1 इक्वल होता है n कॉम्बिनेशन r x की पावर n माइनस r और y की पावर r। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ 7 टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ 7 टर्म निकालने के लिए, तो 7 टर्म निकालने के लिए यहाँ पे r इक्वल टू हमको 6 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, पहले पुट r इक्वल टू 6। जब हम 6 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 टर्म्स, यानी ये हो जाएगा t 6 प्लस 1 इक्वल टू n, n कितना है 18 कॉम्बिनेशन 6, ये हो जाएगा x कितना है 1/3 x की पावर 1/3 की पावर 18 माइनस 6, और ये जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x की पावर 2/3 की पावर हो जाएगा ये
6 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका T7 इक्वल टू 18C6, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 12 x की पावर 18 माइनस 6 मतलब हो जाएगा 12/3। 12/3 कितना हो जाएगा भाई, ये 12/3 हो जाएगा 4 और हो जाएगा 1/2 की पावर 6 और 1/, ये हो जाएगा आपका x की पावर 2/3 की पावर 6 हो जाएगा ये। अब देखें हमें निकालना है सिर्फ 7 टर्म का कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट कितना है ये 18C6 1/3 की पावर 12 और 1/2 की पावर 6, ये हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और इसी को m भी बोला है। तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 18C6 1/3 की पावर 12 1/2 की पावर 6। तो एक पार्ट तो ये मिल गया भाई कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, नहीं कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ 7 टर्म्स। अब निकालेंगे कॉफिशिएंट ऑफ 13 टर्म्स। तो 13 टर्म्स के लिए हम क्या पुट करेंगे, अब पुट करेंगे यहाँ पे r इक्वल टू 12, r इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T12 प्लस 1 इक्वल टू 18 कॉम्बिनेशन 12 1/3 x की पावर 1/3 की पावर 18 माइनस 12 और ये हो जाएगा 1/2 ऑफ x की पावर 2/3 की पावर 12। अब इसमें भी निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ T13, तो T13 कितना हो गया, ये हो गया 18 कॉम्बिनेशन 12 ये आएगा 1/3 की पावर 6 यहाँ आएगा और 1/2 की पावर 12 यहाँ आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ T13, इसको n बोला है तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, ये n इक्वल हो जाएगा 18C12 1/3 की पावर 6 1/2 की पावर 12। तो ये हो गया क्या, ये हो गई आपकी n की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है n/m की पावर 1/3। तो हम इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये m/n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18C3 6 1/3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 18 कॉम्बिनेशन 12 1/3 की पावर 6 और 2 की पावर 12। ये शायद 2 की पावर होगा क्या, ये देखें, हाँ ये 2 की पावर 6 है भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6। अब देखें भाई 18C6 और 18C12 कैंसिल क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला होगा और ये इक्वल कितना हो गया, ये हो गया ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 3 की पावर 6 2 की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 12 और 2 की पावर 6। तो ये बचेगा आपका 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6, तो ये जाएगा 2/3 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें n/m बोल रहा है ये, तो n/m की पावर 1/3 निकाल लें, तो n/3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 की पावर 6 की पावर 1/3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 की पावर 6/3 मतलब हो जाएगा 2। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 9/4। देखिए इसका आंसर कितना आना चाहिए, 9/4 आना चाहिए भाई, ये 9/4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट अल्फा बी द नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज f सच दैट r टेंड्स टू r विद डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f0 = 2 दिया है, लिमिट x टेंड्स टू -∞ f(x = 1)
एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एफ एक्स प्लस 3। हमें निकालना है एफ माइनस log 2 की वैल्यू निकालना है ना, एक फंक्शन पहले निकालें। तो एफ 0 इक्वल टू दिया हुआ है और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट एफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये, इसको ज़रा सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू वाई ये इक्वल टू 3। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया लीनियर वाला। तो इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स, यानी ये हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। अब इसका सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ये होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू होल इंटीग्रेशन कितना दिया, 3 दिया है q 3 ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स और प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो जाएगा y ई माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है 3 माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन हो जाएगा ये माइनस अल्फ़ा और प्लस सी। अब एक काम करें सी निकालें यहाँ से। तो सी निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, ये दिया है f0 इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 ई की पावर 0 हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 ई की पावर 0 तो और ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बाई अल्फ़ा और प्लस सी आ गया क्योंकि ई की पावर 0 हो गया 1, यानी यहाँ से मिल गया आपको c माइनस 2 इक्वल टू ये मिल गया 3 बाई अल्फ़ा। देखो ये आपके पास एक टर्म आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब आगे देखें, अब ये वैल्यू यहाँ पे यदि हम, अब आपके पास जो एफ एक्स आया था वो क्या था देखें फिर से, क्योंकि अभी तो सी अननोन है भाई, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देखें आपके पास एक एक्चुअली फंक्शन क्या दिया था, वाई ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ये वाला फंक्शन जो दिया है इक्वल टू 3 बाय माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स और प्लस सी। इसको यदि परफेक्ट फॉर्म में लिखें हम यहाँ पे कर ले सकते हैं, यहाँ पे हम ये ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स से सबको डिवाइड कर दें तो हो जाएगा वाई इक्वल टू 3 अपॉन माइनस अल्फ़ा प्लस सी ई की पावर ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा एक्स। देखो ये पार्ट आ जाएगा और वाई क्या है, वाई एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास फंक्शन के फॉर्म में माइनस 3 बाई अल्फ़ा प्लस सी ई की पावर अल्फ़ा एक्स। तो ये आपके पास एफ एक्स मिल गया। अब देखें दिया क्या है, ये अब दिया हुआ है ये लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें हम लिमिट लगा दें, इसमें हम लगा दें लिमिट, तो लिमिट लगा दें यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई अल्फ़ा प्लस सी ई की पावर अल्फ़ा एक्स। अब यहाँ देखें ये कितना दिया है भाई, ये तो 1 दिया है, ये तो 1 हो जाएगा इक्वल टू ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 3 बाई अल्फ़ा और प्लस सी कांस्टेंट है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ई अल्फ़ा एक्स। अब यहाँ देखें क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है भाई, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 बाई अल्फ़ा आएगा और प्लस सी ई की पावर ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ये 0 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू माइनस 3 बाई अल्फ़ा प्लस 0। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा कितना मिल गया, अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया -3। अभी अल्फ़ा की वैल्यू को हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1
आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया है c-2 इक्वल टू 3/α। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा इक्वल टू पुट कर दें -3, तो c कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे c मिल जाएगा ये -1 और -1 + 2, यानी यहाँ से आपको c मिल गया 1। अब c की वैल्यू 1 को फंक्शन में पुट कर दो तो f(x) क्या बन जाएगा, f(x) बन जाएगा यहाँ पे f(x) इक्वल टू आपके पास क्या था -3/α प्लस c e⁴ था। अब यहाँ पे देखो आपके पास c इक्वल टू 1 मिल गया है, अल्फ़ा इक्वल -3 मिल गया है, तो फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया f(x) इक्वल टू -3/3 प्लस 1 e⁻−3x। तो ये हो गया आपका f(x) इक्वल टू 1 + e−3x। ये देखो भाई फंक्शन बन गया। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है log2 की वैल्यू, तो -log2 की वैल्यू, तो x इक्वल पुट कर दो -log2, तो ये हो जाएगा f ऑफ -log2 बेस e, ये हो जाएगा 1 + e⁻−3 -log2, तो ये हो गया 1 + e⁻log2⁵, और ये हो गया 1 + 2⁵, यानी 1 + 8, यानी कितना आएगा इसका आंसर 9 आएगा। भाई देखो ऑप्शन 9 है कि नहीं है, इसका ऑप्शन 9 दिया है, मतलब 7 का आंसर क्या होगा, 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट P and Q with the points on the line x + 3/8 इक्वल टू y - 4/2 इक्वल टू z + 1/2 which are at distance 6 from the point R 1 2 3, then the centroid of the triangle PQR निकालना है। मतलब एक लाइन आपके पास गिवन है, ये लाइन L है और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है R, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2 और 3। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक P पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट Q दिया है। अब कोई भी पॉइंट यहाँ पे P और Q मान सकते हैं यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितना दिया, 6 दिया है। तो पहले एक काम करें, इस लाइन L में हम एक पॉइंट ले लें, तो इक्वल टू इसको लैम्डा मान लें, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन L, तो ये पॉइंट हम P मान लेते हैं। चलो तो P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लैम्डा - 3 2 लैम्डा + 4 2 लैम्डा -1। अब ये पॉइंट से इस R का डिस्टेंस कितना दिया, 6 दिया है। इसका मतलब यहाँ पे जो PR है, PR कितना दिया, 6। तो लगा दें भाई डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 लैम्डा -3 -1 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा + 4 -2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 -3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा -4 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा + 2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -4 का स्क्वायर इक्वल टू 36। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ देखें। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लें, यदि यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बाहर 16, ये हो जाएगा 2 लैम्डा -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से हम यदि 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 4 आएगा, लैम्डा + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हम यदि 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 4 आएगा, ये आएगा लैम्डा -2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 36। अब यदि हम इसको कैंसिल कर दें तो 4 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर + 1 -4 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा + 1, ये हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर + 4 -4 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 9। और यदि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 लैम्डा स्क्वायर -16 लैम्डा + 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा + 1,
और ये हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 9। तो यहाँ हो जाएगा 4 4 8 1 9 9 कैंसिल हो गए। तो ये बच गया आपका 16 प्लस 2 यानी हो जाएगा 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 18 लेमडा लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे वैल्यू मिल गई लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू 1। तो एक बार लेमडा इक्वल 0 पुट करें तो पी निकाल लें और एक बार लेमडा इक्वल टू 1 पुट करके क्यू निकाल लें। तो यदि हम यहाँ मान लें कि भाई यदि लेमडा इक्वल टू इफ़ लेमडा इक्वल 0 है तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया -3 4 एन -1। चलो इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। और यदि हम यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं कि इफ़ लेमडा इक्वल टू 1 ले लें तो इसको हम क्यू मान लेते हैं। ये पॉइंट आ जाएगा 5 6 और 1 आ गया। अब देखें अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, पी और क्यू तो निकल गए हैं। अब बोल रहा है इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज अल्फा बीटा गामा, यानी सेंट्रॉइड दिया हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आपको मिल गए। ये आपके पास आर मिल गया, आर दिया है 1 2 3, ये पी मिल गया, पी मिल गया -3 4 एन -1 और यहाँ पे क्यू मिला, क्यू मिल गया 5 6 और 1। और यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा सेंट्रॉइड अल्फ़ा बीटा और गामा। तो सेंट्रॉइड मालूम है आपको भाई, सेंट्रॉइड यहाँ पे दे दिया है अल्फ़ा बीटा गामा। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है यदि हम इसको x1/1 z1 x2/2 z2 x3/3 z3 मान लें तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3। तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा 1 - 3 + 5/3 1 - 3 + 5/3। बीटा हो जाएगा, बीटा कितना होगा 4 + 2 + 6/3 और यहाँ पे गामा हो जाएगा -1 + 3 -1/3। तो सॉल्व करें तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 1। बीटा कितना हो जाएगा भाई, बीटा हो जाएगा 4 और गामा हो जाएगा 1। गामा भी कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे +1 होगा तो यहाँ पे +1 आएगा ये। तो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 4 और 1। यानी क्वेश्चन पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 18। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसका आंसर होगा 18। तो 8 का आंसर थर्ड होगा। ट्रायंगल ABC वेयर A 1 2 3 B -2 8 0 and C 3 6 7। If the angle bisector of angle BAC meets the line BC at D, then the length of the projection of the vector AD on vector AC। मतलब दिया क्या है, एक ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है। देखें भाई एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए दिया हुआ है कितना 1 3 और 2, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 8 और 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये दिया हुआ है 3 6 और 7। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है, ये हम मान लेते हैं एंगल बाइसेक्टर है, ये मीट कर रहा है D में। ये कहाँ पे मीट कर रहा है, D में। देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AD ऑन BC, यानी प्रोजेक्शन निकालना है AD का AC के साथ। तो पहले देखें भाई इसकी कि भाई ए ट्रायंगल दिया हुआ है, तो देखें पहले ट्रायंगल कौन सा है। तो यदि हम ट्रायंगल निकालें तो यदि हम लेंथ ऑफ AB निकाल लें तो लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ AB करेंगे तो ये हो जाएगा √1 + 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर प्लस
0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 4, यानी ये मिल जाएगा आपको रूट ऑफ 38 मिल गया। फिर बिल्कुल सिमिलर, माने ए बी की लेंथ कितनी मिल गई, ये मिल गई रूट ऑफ 38। अब हम ज़रा ए सी भी निकाल लें, लेंथ ऑफ ए सी निकालेंगे तो ये जाएगा रूट ऑफ 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, यानी ये भी आप देखें तो ये भी हो जा रहा है रूट ऑफ 38, ये भी कितना हो गया, रूट ऑफ 38 हो गया। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ए सी दोनों इक्वल लेंथ की हैं, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम यहाँ पर लगा दें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होता है भाई, वी नो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये होता है जब ये इस ट्रायंगल ए बी सी में दी ए डी और ए बी और ए सी की लेंथ सेम हो और ए डी दी उसका एंगल बाइसेक्टर हो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू बी डी अपॉन डी सी होता है। यानी ये हो जाता है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। और देखो भाई ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया है रूट ऑफ 38 और ए सी भी दिया है रूट ऑफ 38। इसका मतलब ये 1:1 में कर रहा है, मतलब बी डी रेस टू डी सी इक्वल टू 1:1 हो जाएगा। मतलब डी जो होगा इसको 1:1 में डिवाइड करेगा तो ये जो होगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये कहलाता है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो रेशियो यहाँ पे ए बी और ए सी का होगा वही रेशियो बी डी और डी सी का होगा। तो ये 1:1 में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो डी कितना हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा -2 + 3/2, मिड पॉइंट है तो 8 + 6/2 और 7 + 0/2, यानी ये कोऑर्डिनेट डी का आपको मिल गया, ये मिल गया 1/2 7 और ये हो गया 7/2। तो ये डी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अब क्या निकालना है आपको, देखें यहाँ पे हमें निकालना है लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए डी ऑन ए सी, यानी हमें निकालना है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए डी ऑन ए सी। तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ए ऑन बी क्या होता है, ये हो जाएगा ए डी डॉट ए सी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ ए सी, और पूरे का मॉड, क्योंकि आपको लेंथ निकालना है। तो यहाँ से पहले हम ए डी निकाल लें। ए डी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए डी हम करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी डी माइनस ए करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 - 1 × i प्लस 7 - 3 × j और प्लस 7/2 -2 × k। तो यहाँ पे ए डी कितना आ जाएगा, ए डी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/2i प्लस 4j और प्लस 3/2k। ये होगी आपके पास वेक्टर ऑफ ए डी। अब निकाल लें वेक्टर ऑफ ए सी, निकाल लें तो वेक्टर ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए सी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 3i + 6j + 7k माइनस ए के वेक्टर दिए हुए हैं i +
3j प्लस 2k। तो आपके पास जो AC वेक्टर होगा ये हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 5k। ये हो गया आपको AC वेक्टर मिल गया। आप निकाल लें प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC, ये फार्मूला में पुट कर दें। तो निकालने पहले AD डॉट AC निकाल लें। तो AD डॉट AC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। क्या दिया हुआ है ये, AD दिया -1/2i प्लस 4j प्लस 3/2k। इसका डॉट प्रोडक्ट विथ AC 2i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन मॉड ऑफ दिया हुआ है AC का, मतलब हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। और हमें लेंथ निकालना है तो पूरे का लेंथ मॉड। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 12 प्लस 15/2 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये हो गया 5 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये इक्वल टू आ गया 11 प्लस 15/2 अपॉन रूट ऑफ हो गया ये 38। यानी ये आपको कितना मिल गया, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 37 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 38। तो ये होगी भाई लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC। देखें आंसर क्या दिया हुआ है, 37/2 रूट ऑफ 38। तो आंसर 9 से क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, लेट SN डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। S10 दिया हुआ 390 एंड द रेशो ऑफ द 10th एंड 5th टर्म्स इज गिवन 15/7। आपको निकालना है S15 माइनस S5 का डिफरेंस। तो पहले सम ऑफ n टर्म आपको मालूम क्या होता है भाई, सम ऑफ n टर्म होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है और n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास S10 इक्वल दिया 390। तो S10 इक्वल दिया हुआ है 390। तो S10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/2 2a, मान लो फर्स्ट टर्म a है, और ये हो जाएगा 10-1 इंटू डी इक्वल टू 390। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2a प्लस 90 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 390 इंटू 2/10। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2a प्लस 90 इक्वल टू ये आ गया 78। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखें आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है द रेशो ऑफ द 10th और 5th टर्म्स इज 15/7। 10th और 5th मतलब ये हो गया T10 अपॉन T5 इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 15/7। तो Tn कितना होता है, Tn होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। तो चलो यहाँ लगा दें फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 90 अपॉन a प्लस 4d इक्वल टू हो जाएगा ये 15/7। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 7a प्लस 63d इक्वल टू 15a प्लस 60d। ये सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 8a इक्वल टू आ जाएगा ये 3d आ गया। a और d में मिल गया रिलेशन। अब हम 1 और 2 को सॉल्व कर लें। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या करें, यहाँ पे देखो 2a है, यहाँ पे 8a है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर दें हम 1 × 4 और माइनस कर दें 2। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8a प्लस 36d इक्वल टू हो जाएगा ये 78 इंटू 4 करेंगे तो ये जाएगा 312 और यहाँ हो जाएगा 8a माइनस 3d इक्वल टू आ जाएगा 0। अब दोनों को सॉल्व करके हम a और d निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया आपका 39d
इक्वल टू 312। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, डी कितना आएगा, 8 आएगा। और डी 8 आएगा तो यहाँ से आप ए निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका ए इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी ए मिल गया और डी मिल गया। अब आपको निकालना क्या है देखें, अब हमें निकालना है, यहाँ पे बोल रहा है S15 माइनस S5, तो यहाँ पे निकालना है S15 माइनस S5 का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 2a प्लस ये हो जाएगा 14d और ये जाएगा माइनस 5/2 2a प्लस 4d। यहाँ पे हम a और d की वैल्यू पुट कर दें, कितना दिया, a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा आपका 15/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 6 हो गया, 6 प्लस ये हो गया 14 इंटू 8, ये हो गया 112 माइनस 5/2 ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 32। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15/2 इंटू ये हो गया 118 माइनस 5/2 इंटू 38। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 108 माइनस 5 इंटू 38/2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1770 माइनस 38 इंटू 5 हो जाएगा ये 190/2 और ये इक्वल टू आएगा 1580/2, यानी पूरा इसका आंसर आएगा 790। तो S15 और S5 का डिफरेंस आएगा 790। देखिए आंसर क्या दिया है, 790 दिया हुआ, थर्ड। 10th का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन 11th, इफ़ इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से π/3 cos raised to power 4x dx इक्वल टू a पाई प्लस b √3। आपको a और b निकालना है। तो देखें भाई, cos की पावर 4 को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको पहले मल्टीपल एंगल को सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/3, cos की पावर 4 को हम ले सकते हैं 1 प्लस cos 2x, इस सब मल्टीपल को मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि पावर 2 और ये जाएगा dx। अब इसको एक्सपेंड कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 बाहर कर दें, ये हो जाएगा 0 से π/4 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos 2x और प्लस हो जाएगा ये cos स्क्वायर 2x और इनटू हो जाएगा dx। अब देखें यहाँ पे फिर पावर 2 मिल गया, ये तो पावर 2 को सब मल्टीपल को फिर मल्टीपल में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 0 से π/4 लिमिट 1 प्लस 2 cos 2x प्लस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2 क्योंकि एंगल डबल है इनटू पूरे का ये dx। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1/4 तो बाहर है। अब सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से ये π/3 लिमिट है, हमने π/4 लिख दिया इसको, ये लिमिट देखो π/3 लिमिट है, ये लिमिट क्या है, π/3 है। तो यहाँ π/3 करेक्शन कर लो पहले, ये π/3, ये भी π/3, ये भी π/3 और ये भी π/3। तो ये हो जाएगा 1 इंटू dx, फिर ट्वाइस ऑफ 0 से π/3, ये हो जाएगा cos 2x dx प्लस ये जाएगा 1/2 0 से π/3 dx और प्लस हो जाएगा ये 0 से π/3 cos 4x/2 इंटू dx। हमने सबको सेपरेट कर दिया। अब सबको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब 0 से π/3 करेंगे तो क्या होगा x और लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा π/3, डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, π/3 प्लस ट्वाइस ऑफ, अब ये यहाँ पे करेंगे cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x/2 और लिमिट लगेगी 0 से π/3 प्लस हो जाएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन होगा x का फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर होगा ये π/3 और फिर हो जाएगा ये 1/2 और ये आएगा sin 4x/4
cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 4x/4 और लिमिट लगाएंगे 0 से π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे π/3 प्लस ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए। अब अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस sin 2 इंटू π/3, sin 2 π/3 कितना, ये हो जाएगा sin 2 π/3 और माइनस हो जाएगा 0, sin 0 0 होता है, प्लस ये हो जाएगा आपका π/6 और प्लस ये हो जाएगा 1/8 होगा बाहर, और इसमें हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 π/3, तो हो जाएगा sin 4 π/3 और 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये π/3 और π/6 हो जाएगा ये π/2 प्लस sin 2 π/3 कितना होता है, ये होता है √3/2 और प्लस 1/8 और sin 4 π/3 हो जाएगा ये माइनस √3/2 हो जाएगा। वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, यह निकालते आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/4, ये आएगा π/2 प्लस √3/2 माइनस ये आएगा √3/16। अब यदि यहाँ पे हम सॉल्व करें इसको तो ये तो आ गया π/8 प्लस यहाँ से हम √3 बाहर ले लें तो √3/4 हो गया ये, और यहाँ पे आ गया ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, ये हो जाएगा 8 - 1, तो कितना आ गया भाई, ये हो गया आपका π/8 प्लस √3/4 इंटू ये हो गया आपका 7/16, और इसको हम ले सकते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये π/8 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 √3/64, और इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, क्या दिया हुआ है, ये a पाई प्लस ये दिया हुआ है a पाई प्लस b√3, a पाई प्लस b√3 कंपेयर करोगे तो a कितना मिलेगा, a हो जाएगा 1/8 और b मिल जाएगा आपको 7/64। तो ये a और b की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है 9a प्लस 8b की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1/8 प्लस 8 इंटू 7/64, तो ये कैंसिल होगा, ये 8 आ गया आपके पास, तो ये हो गया 9/8 प्लस 7/8, यानी ये हो गया आपका 16/8 हो गया, मतलब क्या होगा 2, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, ये 2 दिया है। 11th का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z लेस एंड ग्रेटर इक्वल टू दिया है 1 एंड देन द मिनिमम वैल्यू किसकी बोला है, z प्लस 1/2 3 + 4i, हमें निकालना इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मतलब ये हुआ, तो हम मान लें भाई z इक्वल टू क्या है, z इक्वल मान लेते हैं x + iy, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x + iy ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा √x² + y² ग्रेटर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दें तो ये आ गया x² + y² ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब एक सर्किल आ गया, और सर्किल का आउटर पोर्शन ये आपको शो कर रहा है, यानी क्या मिल गया आपके पास, एक मिल गया सर्किल। इस सर्किल का सेंटर क्या है, इसका सेंटर दिया है 0 0 और रेडियस कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉइंट, इसका मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया है z प्लस 1/2 3 + 4i, ये दिया हुआ है। अब एक्चुअली आपको मालूम है कि भाई यदि आपके पास दिया हुआ है z माइनस एक स्टेटमेंट यहाँ पे देखें कि z माइनस z0 या z माइनस हम बोलते हैं z1, इसका मतलब यदि मोड में दिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम z टू z1, यह 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस शो करता है।
तो हमें क्या बता रहा है ये कि हमको z और ये पॉइंट 3+4i/2 दिया, इसके बीच का डिस्टेंस शो करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस ये हो जाएगा -3/2 और माइनस हो जाएगा 2i। तो यहाँ पे यदि हम कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या मिला यहाँ पे, तो हम z को एक पॉइंट z मिला और यहाँ पे z1 मिल जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 और -2। तो ये पॉइंट देख रहे हैं आप कहाँ पे मिलेगा, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे आपके पास पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया -3/2 और -2। तो हमें क्या करना है, इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालना भाई, मान लो ये पॉइंट जो है, यदि इस पॉइंट को हम Q बोल दें, ये पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया। तो और ये आपका सेंटर C है और आपको मालूम है ये रेडियस कितना है, ये रेडियस 1 है। तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये हम पॉइंट P मान लें ऑन दी सर्किल। तो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं P से Q का, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम क्या करें, हम पहले Q से C का डिस्टेंस निकाल लें, उसमें से रेडियस को माइनस कर दें R को। तो ये जो QP आएगा, PQ आएगा, ये इसका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट से उस सर्किल का डिस्टेंस। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास PQ, तो PQ हम यहाँ से निकालेंगे तो PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, इसको हम O मान लें, तो ये हो जाएगा OQ माइनस OP। तो OQ क्या होगा, डिस्टेंस शो कर रहा है, तो डिस्टेंस निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पॉइंट -3/2 -0 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, और माइनस OP मतलब क्या है, रेडियस है, तो रेडियस 1 है। तो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 4, ये -1। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/4 -1। तो ये मिल जाएगा आपको 5/2 -1। तो ये क्या हो गया, ये मिल जाएगा 3/2। इसका मतलब कि इस पॉइंट से, पॉइंट Q से इस सर्कल का डिस्टेंस जो होगा वो आपका मिनिमम कहलाएगा। वो कितना होगा, वो 3/2 होगा। तो 12 का आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = √(x² - 25) अपॉन 4 - x² प्लस log x² प्लस 2x - 15। हमें इसका डोमेन निकालना है। तो दो फंक्शन दिए गए हैं। तो पहला फंक्शन देखें, √(x² - 25) अपॉन 4 - x²। तो पहले तो ये रूट में है भाई, स्क्वायर रूट में है, तो क्या होगा, x² - 25 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0 होगा, और साथ में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x कभी भी ±2 नहीं होगा। और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा x - 5 और x + 5 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। अब इतना हम साइन स्कीम बनाएंगे तो क्या आएगा, पॉइंट ये होगा -5 और ये 5, यानी आपके इंटरवल बनेंगे 1, 2 और 3, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं -2 और 2 नहीं होगा। तो -2 और 2 नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास लिख लें पहले हम, क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू, ये आएगा -∞ से -5 और यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो इसमें तो -2 और 2 ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट x इज नॉट इक्वल टू +-2। तो देखिए एक पार्ट तो आपके पास, एक फंक्शन का डोमेन तो ये मिल गया, इसको हम मान लेते हैं a। अब दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, इसमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि log बेस 10 x² प्लस 2x माइनस 15। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो तभी डिफाइन होगा जब ये x² प्लस 2x माइनस 15 जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ये x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो x प्लस 5 और -3 ये हो जाए x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये x माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास साइन स्कीम लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 3 और यहाँ पे आएगा -5। तो पहले -5 आएगा भाई, यहाँ पे ये पहले हम ले लें, यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, ये आएगा -5
और यहाँ पे आएगा 3। तो लगाओ साइन स्कीम इंटरवल 1, 2 और 3। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ भी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ भी देखें आप, टू x बिलोंग्स टू आएगा ये माइनस इन्फाइनाइट से -5 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। तो देखें ये आपके पास आ गया। इसको हम बोल दें कि ये आपका b है। अब दोनों को आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब हम निकाल लेते हैं a इंटरसेक्शन b। अब इसको पहले लंबा लाइन में शो करो, पॉइंट क्या क्या दिख रहे हैं, -5, 5, -5 और 3। तो देखो इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करें। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट मिलेगा आपको -5, फिर मिलेगा आपको 3 और फिर मिलेगा 5। पहला इंटरवल लिखें। पहला इंटरवल क्या है, पहला माइनस इन्फिनिटी से -5 और 5 से इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल आ रहा है। और फिर आ रहा है दूसरा इंटरवल क्या है, -इन्फिनिटी से -5, ये वाला पार्ट ओपन है, और बोल रहा है 3 से इनफाइनाइट, ये बोल रहा है। तो देखें ज़रा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में कॉमन, ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है। ये दोनों में कॉमन वैल्यू देखें, ये वैल्यू तो आपको कॉमन दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन -5 इंक्लूड नहीं है। तो कॉमन वैल्यू आएगी -इन्फिनिटी से -5 हो, ये आपको ओपन हो जाएगा। और यूनियन यहाँ देखें यदि, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये वाला कॉमन मिल रहा है। देखें ये आपके पास ये पार्ट और यहाँ से ये पार्ट कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 5 से इन्फिनिटी। तो देखें ये चीज़ आपकी आ रही है। और आपका जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या दिया है, देखें ज़रा, इंटरवल आपके पास दिया हुआ है -इन्फिनिटी से अल्फ़ा और यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। तो यदि यहाँ कंपेयर करें तो अल्फ़ा इक्वल कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया -5 और बीटा आ गया 5। और हमें वैल्यू निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर और बीटा हो जाएगा 5 का क्यूब। तो ये जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 125। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो होगा 150। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 150 आना चाहिए। देखें ये 150 दिया है। तो थर्ड का आंसर क्या, 13 का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। कंसीडर द रिलेशन R1 एंड R2 डिफाइन एज AR1 सच दैट A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R एंड AB R2 CD, इसको डिफाइन किया गया A प्लस D इक्वल B प्लस C फॉर ऑल AB CD बिलोंग्स टू N क्रॉस N। तो बताना है कि R1 इज इक्वलेंस रिलेशन, R2 इज एन इक्वलेंस रिलेशन, R1 R2 दोनों इक्वलेंस रिलेशन है, और नाइदर R1 नॉर R2 इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो क्या दिया हुआ है देखें यहाँ पे पहले आपके पास दिया हुआ है एक रिलेशन दिया हुआ है AR1B। इसको क्या डिफाइन किया, इसको डिफाइन किया हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। चेक करें भाई, यानी एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। तो देखें यहाँ पे कि ये यदि इसमें को हमको सेटिस्फाई कराएं, यदि हम इसमें सेटिस्फाई करा रहे हैं 0 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। यदि हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1 1, तो देख रहे हैं ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 है। और यदि हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1.5 और 1.5, तो भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, यानी ये 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज क्या ले लें हम 0 0 1 1 1.5 1.5 is not satisfying. Is not satisfied. So it is
नॉट इक्विवेलेंस, क्योंकि यदि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा, और जब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब है आपका कि R1 तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब हम देखें R2 क्या डिफाइन किया हुआ है। R2 डिफाइन किया है, R2 को बोला है यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है AB R2CD, और ये डिफाइन किया है, क्या होता है ये होता है A+D और B+C। A+D इक्वल टू ये हो जाता है B+C। अब देखें इसमें हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। R2 के लिए चेक कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे, तो देखें यहाँ पे कि भाई AB R2CD ये क्या है, ये दिया है A+D इक्वल टू B+C। अब रिफ्लेक्सिव हम क्या करें कि लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक ही पेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव अपने आप का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कि भाई AB R2AB, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A+B इक्वल टू A+B, विच इज़ ट्रू। जब ट्रू है तो क्या होगा, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, यानी ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिकल। तो फॉर सिमेट्रिकल की देखते हैं यहाँ पे, फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखें भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है रिलेशन, ये दिया हुआ है कि AB R2CD को क्या डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया है कि A और D का सम B और C के सम के इक्वल हुआ, यानी ये हो जाएगा A+D इक्वल टू B+C। अब यदि हम इसको, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, तो यदि कोई A और B में रिलेशन है तो हमको बताना पड़ेगा B और A में भी रिलेशन है, तभी वो सिमेट्रिकल होगा। तो इसको अपोजिट वे में हम लिख के देखें तो ये हो जाएगा यदि CD R2AB, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको C+B इक्वल टू A+D, ये हो जाएगा आपका C+B इक्वल टू A+D। तो ये भी आपस में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल, यानी आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्रांजिटिव के लिए करना पड़ेगा, यदि हमारे पास A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि A का रिलेशन C के साथ भी हो। एक अदर कोई पेयर लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ हम लेके चल रहे हैं कि AB R2CD एंड CD रिलेशन विथ EF। तो हम क्या दिखाएंगे, तो हम दिखा देंगे कि AB रिलेशन विथ EF होगा। अब देखें इसको, तो इसको हम लेके चल रहे हैं पहले AB R2 विथ CD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A+D इक्वल टू B+C। तो ये क्या हो जाएगा, ये A+D इक्वल टू हो जाएगा B+C। फिर हम लेंगे CD R2EF, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा C+F इक्वल टू D+C। तो यहाँ हो जाएगा ये C+F इक्वल टू E+D, ये हो गया। अब हमें लेके आना है इसको कि AB का रिलेशन बताना है EF के साथ। तो क्या करें, हम दोनों को ऐड कर दें। अब यदि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A+D प्लस C+F इक्वल टू
बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब ये, यहाँ हो जाएगा डी से डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। और ये क्या है, ये है ए बी रिलेशन विथ सी एफ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये ए और ई आएगा और एफ और सी आएगा, ये बी और एफ आएगा, तो ये आपका ई होगा, ये ई एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इज ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो R2 इज इक्विवेलेंस। तो इसमें क्या होगा कि R2 तो इक्विवेलेंस होगा लेकिन R1 इक्विवेलेंस नहीं होगा। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि R1 इक्विवेलेंस नहीं होगा लेकिन R2 इक्विवेलेंस होगा, तो ओनली R2 इज इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 14 है इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन 15, द लाइन मिरर ऑफ द पॉइंट 3P3,4,9 in the line x minus 1/3 equal to y plus 1/2 equal to z minus 2/1 is अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपको 14 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालना है, यानी सिंपल हमको एक इमेज निकालना है एक पॉइंट की रिस्पेक्ट टू दी लाइन मिरर। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन मिरर दी गई है, मान लो बात, यहाँ पे लाइन मिरर मान लेते हैं, ये लाइन L मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट ले लें पहले, तो यहाँ मान लें इक्वल टू लेमडा। तो एनी पॉइंट ले लें, एनी पॉइंट ऑन लाइन L, इसको चलो हम n मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये होगा 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जब इसकी इमेज निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पे पॉइंट जो है वो गिवन पॉइंट हो गया, ये पॉइंट दिया हुआ है 3, 4 और 9। और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, मान लो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट n ये हो गया, ये n हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना भी हमने निकाला, ये निकाला 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2। और एक लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशो कितने दिए हैं लाइन के, इसके डायरेक्शन रेशो गिवन है ये है आपके पास 3, 2 और 1। अब यहाँ पे जो इमेज होगा, तो इमेज पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ये पॉइंट Q मान लेते हैं और ये अल्फ़ा बीटा और गामा है। जब ये इमेज है तो इसके परपेंडिकुलर होगा और जो n है वो P और Q का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे पहले क्या देखें हम, तो यहाँ देख लें डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, ये लाइन हो गई आपके पास, इसका हो गया 3, 2 और 1। अब यहाँ देख रहे हैं, अब हम पहले ये Pn का डायरेक्शन रेशो निकाल लें। तो यहाँ निकाल लें पहले डायरेक्शन रेशो ऑफ Pn, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ Pn और डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L, दोनों के जो डायरेक्शन रेशो होंगे उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हम पहले डायरेक्शन रेशो ऑफ Pn निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 9। तो इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा माइनस 7। अब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन रेशोस ऑफ Pn एंड डायरेक्शन रेशोस ऑफ लाइन L, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Pn डॉट B इक्वल टू ये इक्वल हो जाएगा 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस 7 इंटू 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें, 9 लैम्डा माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा आपका 14 लैम्डा
इक्वल टू 23 और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 23/14। अभी लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर दें लाइन में, पी में कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ एन निकालना है। तो एन कोऑर्डिनेट कितना है, एन का कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिया हुआ है 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे हम पुट कर दें लैम्डा इक्वल टू 23/14। तो एन के पॉइंट्स क्या जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 83/14, 32/14 और 51/14। तो ये पॉइंट एन आ गए। अब आपको मालूम है कि जब वो इमेज पॉइंट है पी क्यू जो है वो इमेज पॉइंट है, तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। एन क्या होगा, पी और क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो मिड पॉइंट हम लेंगे तो हो जाएगा 83/14 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3/2 और 32/14 इक्वल टू बीटा प्लस 4/2 और 51/14 इक्वल टू गामा प्लस 9/2। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना मिल जा रहा है, अल्फ़ा मिल जा रहा है ये 62/7 और यहाँ से बीटा मिल जा रहा है 4/7 और गामा की वैल्यू मिल जा रही है -12/7। तो ये आपके अल्फ़ा बीटा गामा आ गए, मतलब आपके इमेज पॉइंट आ गया। अब आपको वैल्यू निकालना 14 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालना है। तो 14 ये हो जाएगा, एलसीएम सबका लेना 7, ये आएगा 62 + 4 - 12। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो आएगा 108, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 108 आएगा। देखें 108 ये दिया हुआ थर्ड में, तो 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर थर्ड होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको 1 फरवरी 2024 सेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।